हाँ जी दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? सब बढ़िया। चलिए आज हम आगे बात कर सकते हैं। लेक्चर नंबर थर्ड है। उम्मीद करते हैं कि आपने लेक्चर नंबर फर्स्ट और टू देख लिया होगा। चलिए आज आगे की बात करते हैं। जो थर्ड लेक्चर है आज उसकी बात करते हैं। देखिए हमने थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लिया था किस पर, एसेट पर। एसेट मैंने बताया था, एसेट मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस, यानी कि बिजनेस में को प्रोड्यूस करने के लिए या इनकम को जनरेट करने के लिए यूज की जाने वाली संपत्ति को, उसको क्या बोलते हैं? एसेट। फिर उसके बाद आता है एसेट आर टू टाइप्स। फर्स्ट फर्स्ट वन करंट और नॉन करंट। ठीक है, करंट एसेट और नॉन करंट एसेट। करंट एसेट की डेफिनेशन हम भी देख चुके थे। करंट एसेट वो एसेट होती है विच गिव्स बेनिफिट विद इन 1 ईयर। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे स्टॉक हो गया, कैश हो गया, प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, रेंट हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। रेंट मतलब यहाँ प्रीपेड रेंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है। उसका नॉन करंट एसेट विच गिव्स बेनिफिट मोर देन 1 ईयर। ठीक है। जैसे कि लाइक प्लांट एंड मशीनरी है, बिल्डिंग है, मोटर व्हीकल है, फर्नीचर एंड फिक्चर है। ठीक है। ये चीज हम देख चुके थे। उसके बाद आज बात करते हैं लायबिलिटी की। सर थोड़ा जूम कीजिए। आज बात करते हैं बाबू लायबिलिटी। जैसे जिस तरह से मैंने बात की कि प्रॉपर्टी होती है, वैसे ही लायबिलिटी क्या होती है? कर्ज होता है बिजनेस का। यानी कि बिजनेस में अगर बिजनेस करने बैठे, अपना पैसा तो लगाएंगे ही लगाएंगे, साथ में किसी और का पैसा भी लगा सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बैंक से आपने बिजनेस करने के लिए लोन, कौन है? लायबिलिटी है। या आपने सप्लायर से क्रेडिट गुड्स खरीद लिए, तो क्या है? क्रेडिट लायबिलिटी। ये आप सब जान चुके हैं, मैं तो सिर्फ रिकैप करा रहा हूँ आपको। ठीक है। तो देखो, इट इज एन ऑब्लिगेशन फाइनेंशियल नेचर, कह रहा फाइनेंशियल नेचर है, फ्यूचर डेट को सेटल हो। और एग्जाम्पल यहाँ पर कौन सा दे रखा है? एग्जाम्पल गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं, मैं डायरेक्ट आ रहा हूँ करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी जैसे कि मैंने बात की, करंट लायबिलिटी विच इज पे और पेबल विद इन 1 ईयर। जैसे कि मैंने एसेट में बात की थी मोर देन और 1 ईयर, यहाँ पर भी सेम वही चीज है। जिस लायबिलिटी को आप 1 साल के अंदर अंदर पे करेंगे, वो लायबिलिटी आपकी क्या लायबिलिटी बन जाएगी? करंट लायबिलिटी बन जाएगी। ठीक है। तो देखिए उसके बारे में क्या लिखा है। ए लायबिलिटी शैल बी क्लासिफाई करंट इफ सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। क्या कंडीशन है? कहता है इट इज एक्सपेक्टेड टू बी सेटल कंपनी ऑफ नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, यानी कि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस जो आप बिजनेस करते हैं से रिलेटेड आपकी जो लायबिलिटी है वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में बात है। प्राइमरी पर्पस फॉर द बीइंग ट्रेड, ट्रेड के पर्पस के लिए लेनी होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, विद इन 12 मंथ होनी चाहिए। ठीक है जी। और यहाँ एक और बात लिखिए, द कंपनी डज नॉट, सर आपने कोई एग्जांपल तो दिया नहीं, एग्जांपल सुन लो। आउटस्टैंडिंग रेंट है, करंट लायबिलिटी है। ठीक है। क्रेडिटर है, करंट लायबिलिटी है। बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटी है। और भी आप क्या कहते हैं क्या कहते हैं एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। तो चलिए मैं आगे चलता हूँ। नॉन करंट लायबिलिटी, ऐसी लायबिलिटी जिसको आपने 1 साल के बाद पे करना है। ठीक है। कहता है ए अदर लायबिलिटी, सॉरी ए नहीं है, ऑल अदर लायबिलिटी शैल बी क्लासीफाई नॉन करंट लायबिलिटी। एग्जांपल के तौर पे लोन ले रखा है कितना? 5 साल का, और डिवेंचर इशू कर रखे हैं आपने। डिवेंचर अभी देखेंगे आगे क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है। तो कुल मिला के मैंने दो चीजें यहाँ पर निकाली भैया। लायबिलिटी दो टाइप की होती है, एक तो करंट और एक नॉन करंट। करंट लायबिलिटी जिसको आपने पे करना है विद इन 1 ईयर। नॉन करंट लायबिलिटी जिसको आपने पे करना है आफ्टर 1 ईयर। ठीक है जी। उसके बाद कहता है इंटरनल लायबिलिटी। इंटरनल मतलब घर वाले, बोलो हाँ के ना। जैसे कि ऑनर, ऑनर कौन है भैया? ऑनर भी अपनी कैपिटल लगाता है, उसको हम क्या मानते हैं? इंटरनल लायबिलिटी मानते हैं। These represent देखो प्रोप्राइटर और इक्विटी, ऑल दोज अमाउंट विच आर पेबल टू द प्रोप्राइटर। एग्जाम्पल, सर आप इतना शॉर्ट में बता रहे हो बाबू, ये आप ऑलरेडी देख चुके हो, इसलिए मैं आपको समझ लेना जिस पॉइंट को मैं कम टच कर रहा हूँ वो एग्जाम के पॉइंट से कम इंपॉर्टेंट है। जिसको मैं ज्यादा हाईलाइट कर रहा हूँ उसका मतलब तो मैं पूरा कराऊंगा, डोंट टेक टेंशन। ठीक है। तो इंटरनल लायबिलिटी ऐसी लायबिलिटी जो घर वालों की होती है, जैसे कि ओनर हो गया। ओनर अपनी कैपिटल लगाता है बिजनेस के अंदर, तो बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी है ना कि भैया ओनर की लायबिलिटी को वापस पे करना है। उसके बाद है वर्किंग कैपिटल। सॉरी हाँ जी, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल आपने शायद फर्स्ट टाइम नाम सुना होगा। वर्किंग कैपिटल क्या होती है देख लेते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा। देखिए वर्किंग कैपिटल होती क्या है बेसिकली। वर्किंग कैपिटल होती क्या है बेसिकली, यहाँ पर आप देखिए वर्किंग कैपिटल
ठीक है, सबसे पहले अगर आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हैं तो आप रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, बोलिए हाँ के ना। फिर इससे क्या बनाएंगे आप? सर इससे हम फिनिश गुड्स बनाएंगे। फिनिश गुड्स से क्या बनाएंगे हम? सेल करेंगे, तो हाँ के ना। सेल करने के बाद हमारे क्या डेटर आ जाएंगे, और डेटर से फिर हम कैश कलेक्ट करेंगे। अब मुझे एक बात का जवाब देना, छोटी सी बात का जवाब देना, ये जो साइकिल है, क्या यहाँ से यहाँ तक एक ही दिन में सब कुछ हो जाता है क्या? आई मीन टू से, क्या यहाँ से यहाँ तक एक ही दिन में सब हो जाएगा? भाई एक ही दिन में रॉ मटेरियल आ गया, बन भी गया, सेल भी हो गया, डेटर भी नहीं। यहाँ से यहाँ तक का कुछ टाइम लगता है, क्या लगता है? टाइम पीरियड लगता है यहाँ से यहाँ तक। अब टाइम पीरियड लगता है, हो सकता है 1 मंथ भी हो सकता है, अलग अलग बिजनेस के अकॉर्डिंग होता है, 1 मंथ भी हो सकता है। इतनी है। और यहाँ से यहाँ तक 1 मंथ, यानी कि कुल मिलाकर पूरी साइकिल कब घूमेगी? 4 मंथ में। अब जब 4 मंथ में घूमेगी तो मुझे बताओ, यहाँ कुछ ना कुछ तो रॉ मटेरियल में पैसा फंसा होगा। रॉ मटेरियल फंसने के बाद, मतलब इन्वेस्ट करने के बाद कुछ फिनिश गुड्स में आ जाएगा, फिनिश गुड्स से सेल। फिर डेटर भी इमीडिएटली पैसा नहीं देता वहाँ के ना। अब जब डेटर भी पैसा नहीं देता तो उससे कलेक्ट करने का पीरियड कितना है? आपने 12th में रेशियो देखी होंगी ना, एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो वही उसी की बात हो रही है यहाँ। यहाँ पर बाबू ये आप देख रहे हो पूरी साइकिल, तो यानी कि 4 महीने जो पैसा इन्वेस्ट रहेगा और जो बिजनेस करने के लिए जरूरी है, तो हम क्या बोलेंगे? तो हम बोलेंगे वर्किंग कैपिटल। जो बिजनेस करने के लिए जो पैसा हर वक्त बिजनेस में क्या होता है, इन्वेस्ट होता है, हर वक्त बिजनेस में लगा रहता है, उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो देखिए, इन ऑर्डर टू मेंटेन फ्लो ऑफ रिवेन्यू, रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए एवरी फर्म नीड्स टू सर्टेन अमाउंट करंट एसेट, फॉर एग्जांपल कैश रिक्वायर्ड आइदर पे एक्सपेंस। कहता है कैश की रिक्वायरमेंट होती है टू मीट ऑब्लिगेशन फॉर सर्विस रिसीव और परचेज एक्सेट्रा बाय द फर्म। ठीक है, बस सारी वही बातें लिखी हुई है। इन्वेंट्री के एग्जांपल भी दे रखा है इन्होंने, अकाउंट रिसीवेबल, सेल, प्रोडक्शन, डेटर वेटर। ठीक है, वही सारा आपको एग्जांपल दे रखा है। मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ, थोड़ा देखने में दिक्कत। तो बाबू वर्किंग कैपिटल वो अमाउंट है जो आपका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस की इनकम को जनरेट करने के लिए जो पैसा हर वक्त बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट होता है, उसको हम बोलते हैं क्या? वर्किंग कैपिटल। चलिए जी आगे चलते हैं। कैपिटल के बाद हमारे पास क्या है? हमारे पास है कंटीजेंट लायबिलिटी। क्या है बेटा जी? कंटीजेंट लायबिलिटी का एक फॉर्मूला भी है। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। अब वर्क कंटीजेंट लायबिलिटी क्या? ऐसी लायबिलिटी जो बेस्ड ऑन समथिंग है, मतलब किसी भी चीज पर बेस्ड है। यानी कि मान लो एग्जांपल के तौर पे, आप किसी कंपनी का आपने प्रोडक्ट, कहते कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट कॉपी कर लिया और कंपटीटर ने उस पर क्या कर दिया? आप पर केस कर दिया। तो आपको ये तो पता है कि भैया उसको पैसा देना पड़ेगा, लेकिन कितना देना पड़ेगा ये भी आपको नहीं पता है। तो ऐसी लायबिलिटी जो बेस्ड ऑन समथिंग होती है उसको बोलते हैं करंट लायबिलिटी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपका केस चल रहा है कोर्ट के अंदर, आपको ये तो पता है कि भैया केस हारेंगे हारेंगे, आपको श्योरिटी है, लेकिन लायबिलिटी अमाउंट कितना पे करेगा वो अनएक्सपेक्टेड है। तो ऐसी लायबिलिटी को हम बोलते हैं करंट लायबिलिटी, यानी कर्ज। कहता है रिप्रेजेंट पोटेंशियल ऑब्लिगेशन दैट कुड बी क्रिएट डिपेंडिंग ऑन द आउटकम ऑफ द इवेंट। एग्जाम्पल के तौर पे कहता है सप्लायर ऑफ द बिजनेस फाइल कर दिया लीगल सूट। वही एग्जाम्पल दे रखा है, सप्लायर ने हमारे पर क्या कर दिया? केस कर दिया। इट विल नॉट ट्रीटेड एज अ लायबिलिटी और ऑब्लिगेशन। ठीक है जी, आपको कुछ कुछ बात समझ में आ रही है? फिर कहता है इट विल नॉट ट्रीटेड एज अ लायबिलिटी बिकॉज ऑफ नो ऑब्लिगेशन क्रिएट इमीडिएटली। इसकी, ठीक है जी, कहता है उसका अमाउंट सर्टेन नहीं है उसके ऊपर। फिर कहता है अब ये कब सेटल होगा, क्या सेटल होगा, इसका डिस्क्लोजर हम देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कैपिटल की। कैपिटल इज अमाउंट, ये तो आपने 11वीं में देखा था, विच इज इन्वेस्टेड बाय द ओनर, प्रोप्राइटर या पार्टनर इन द बिजनेस। बोलो हाँ के ना। इट मे बी कैश और काइंड। भैया कैपिटल वो अमाउंट होता है जो ओनर इन्वेस्ट करता है अपने बिजनेस में। अब ये
जरूरी नहीं है कि ये कैश भी हो सकता है और काइंड भी हो सकता है। काइंड का मतलब यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग इन्वेस्ट कर दे, फर्नीचर एंड फिक्चर कर दे, मोटर व्हीकल कर दे, कुछ भी, एनीथिंग एक्सेट्रा। कहता है अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय ओनर। इट मे बी फॉर्म ऑफ कैश और गुड्स और एनी अदर, यानी कि मैंने काइंड की बात की है। एसेट विच आर प्रोप्राइटरी पार्टनर ऑफ बिजनेस, इन्वेस्ट इन द बिजनेस एक्टिविटी फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है जी। कैपिटल ऑफ ओनर्स ऑफ लायबिलिटी सेटल ओनली इवेंट क्लोजर, मतलब वही बात लिखी हुई है यहाँ पे। कहता है नॉर्मल क्लासीफाई नॉर्मल लायबिलिटी नहीं करते, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कर सकते हैं, क्योंकि जब भी बिजनेस बंद होगा तो पार्टनर को या ओनर को देना पड़ेगा। अब देखिए ड्राइंग, आगे बात करते हैं ड्राइंग की। अब ड्राइंग का मतलब आपने ये 11th में ही सीखा हुआ, तो वही बात यहाँ पर है। ड्राइंग इज अ अमाउंट और काइंड विच इज विड्रॉल बाय द प्रोप्राइटर, ऑनर या फिर पार्टनर फ्रॉम द बिजनेस। ठीक है जी। जी सर, यहाँ इतनी बात समझ आती है, यानी कि अगर हम बात करें बिजनेस के अंदर से कोई पार्टनर पर्सनल यूज के लिए, जी हाँ, अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ भी कैश या कोई भी काइंड में आइटम निकालता है तो उसकी भी अकाउंटिंग होगी। ठीक है, वो उसके पर्सनल उसमें आ जाता है, अकाउंटिंग होगी। ठीक है जी। तो देखिए वही बात लिखी हुई है यहाँ पर। इट रिप्रेजेंट अमाउंट गुड्स और एनी अदर एसेट द ओनर विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस फॉर हीज पर्सनल यूज। ठीक है, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम प्रोप्राइटर का है, जो भी है पेड अपना बिजनेस, मतलब यहाँ एग्जांपल दे दिया भैया अपना, क्या कहते हैं, अपने बिजनेस का, यानी अपने पर्सनल का एक्सपेंस, अपनी पर्सनल एलआईसी पे कर रहा है बिजनेस से, तो वो भी क्या आती है, ड्राइंग में आ जाती है। यानी बिजनेस से आप अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ भी निकालोगे भैया, उसको क्या माना गया है यहाँ पर, ड्राइंग, और उसकी भी अकाउंटिंग होती है, क्योंकि आपको तो जानते हो सेपरेट लीगल एंटिटी, आगे पढ़ेंगे अभी। सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होती है, क्योंकि बिजनेस और ऑनर दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों की हम क्या करते हैं, काउंटिंग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेटवर्थ, नेटवर्थ क्या होता है जी, नेटवर्थ का मतलब होता है टोटल एसेट ऑफ द बिजनेस। इट रिप्रेजेंट एक्सेस ऑफ टोटल एसेट, टोटल एसेट से आधा ओवर टोटल लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। टेक्निकली द अमाउंट अवेलेबल टू डिस्ट्रीब्यूटर टू द, तो कहते हो ना भैया तुम्हारी नेटवर्थ कितनी है, अगर मैं टोटल एसेट में से टोटल लायबिलिटी माइनस कर दूं तो सर कैपिटल ही बचता है, बस कैपिटल को भी यहाँ पर नाम दे दिया है नेटवर्थ, लेकिन यहाँ पर नेटवर्थ में रिजर्व एंड सरप्लस भी आ जाएंगे। ठीक है जी। तो वही बात है। इवेंट एंड क्लोजर बिजनेस आफ्टर द पेमेंट ऑफ ऑल लायबिलिटी, इट ऑल्सो इक्विटीज, ओनर्स इक्विटी। ठीक है जी। अब उसके बाद करते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ऐसी इन्वेस्टमेंट जो आपने खरीदी हुई है, जिसको आप सेल करेंगे, आपने इन्वेस्ट कर रखा पैसा 1 साल से ज्यादा के लिए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे 1 साल से ज्यादा की एफडी, 1 साल से ज्यादा की एफडी आपने करा रखी है। ठीक है, तो वो इन्वेस्ट आपने इन्वेस्ट कर रखा है, ऐसा इन्वेस्टमेंट क्या है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। सिंपल सी बात है, ऐसा इन्वेस्टमेंट जो आप करो 1 साल से ज्यादा का। लेकिन यहाँ पर 1 साल नहीं लिखा है, यहाँ पर लिखा हुआ बियॉन्ड द करंट पीरियड। करंट पीरियड यहाँ पर 12 मंथ का मैंने देखा था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, फिक्स डिपॉजिट 5 साल का आपने फिक्स डिपॉजिट कर दिया, तो क्या है, अब करंट इन्वेस्टमेंट ऐसी इन्वेस्टमेंट जो बेनिफिट देगी 1 साल तक का, या फिर जो आप इन्वेस्ट करेंगे सिर्फ 1 साल तक के लिए। ठीक है, करंट इन्वेस्टमेंट आर इन्वेस्टमेंट दैट आर बाय नेचर readily realize and are intended to held not more than 1 year, जिसको होल्ड आप नहीं कर सकते। एग्जांपल के तौर पे 11 मंथ कमर्शियल पेपर। ठीक है जी। उसके बाद डेटर की बात कर लें। डेटर कौन होता है, डेटर कौन होता है, जिसको हम गुड्स बेचते हैं, हम कहते हैं भाई साहब हमसे गुड्स खरीद लो, बेशक सामान पैसा आप बाद में दे देना। कहीं ना कहीं बिजनेस की एसेट तो है ना भैया, आज नहीं तो कल तो देगा ही देगा। जितने भी बिजनेसमैन है सभी क्या करते हैं, इसी तरह से बिजनेस करते हैं। का 1 मंथ क्रेडिट है, किसी का 2 मंथ क्रेडिट है, किसी का 3rd मंथ क्रेडिट है, तो ये साइकिल जो है चलती रहती है। ठीक है, डेटा द टोटल और एग्रीगेट अमाउंट विच कस्टमर ओन टू द बिजनेस।
कस्टमर ने जो ले रखा है। परचेजिंग गुड्स, क्रेडिट और सर्विसेज रेंडर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर कंडक्ट ऑब्लिगेशन नोन एज सन्ड्री डेटर। भैया डेटर का मतलब तो आपको पता ही है, जिसको हम क्रेडिट गुड्स बेचें या फिर सर्विस रेंडर्ड करें, उसको हम क्या बोलते हैं, डेटर। आप कह रहा है डेटर को क्लासीफाई कर रखा है, कहता है गुड डेट। गुड डेट का मतलब क्या है भैया, जो अच्छे डेट है, जो हमें टाइम पर पैसा देते हैं उसको बोलते हैं गुड डेट। और बैड डेट जो पैसा ही नहीं देते, पैसा मार के दबा देते हैं हमारा। जैसे कि मैंने 10,000 रुपये की सेल करी और डेटर ही नहीं है पैसा, क्या बनेंगे, बैड। बैड मतलब गंदे। और गुड डेट का मतलब जो टाइम पर पैसा दे देते हैं। ये बात यहाँ लिखी हुई है। रिलाइज आर कॉल्ड गुड डेट, ठीक है जी। उसके बाद है डाउटफुल डेट। डाउटफुल डेट का मतलब जिन डेटरों पर आपको डाउट है, मतलब उनकी मनसा नहीं लग रही, इंटेंशन नहीं है कि भैया ये पैसा देंगे नहीं देंगे, तो ऐसे डेटर को जो आप रिलाइज नहीं कर सकते, ऐसे डेटर को आप क्या कहेंगे कि भैया डाउटफुल डेट है जी। डाउटफुल डेट का मतलब है कि पर डाउट है, ठीक है जी। उसके बाद है क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन होता है, क्रेडिटर जिससे हम उधार माल खरीदते हैं, यानी हमने जिस पर क्रेडिट से रॉ मटेरियल हो गया, गुड्स वगैरह हो गया, जो खरीदते हैं वो पर्सन। जैसे कि डेटर हमारी एसेट होती है, वैसे ही हमारी लायबिलिटी होती है। जैसे कि आप मान लो मैं गुड्स खरीदता हूँ, किससे, अपने सप्लायर से। सप्लायर से मैंने कहा भाई साहब ले लेना, जब मेरा गुड्स बिक जाएगा तो मैं आपको दे दूंगा, बाद 2 महीने बाद 3 महीने बाद, तो यहाँ पर क्या नाम दिया गया है, क्रेडिटर। क्रेडिटर आर द पर्सन टू होम बिजनेस ऑन मनी फ्रॉम मनी वर्थ। एग्जाम्पल के तौर पे सप्लायर सर्विस दिए या फिर जनरली क्लासीफाई करंट लायबिलिटी, ठीक है जी। कैपिटल एक्सपेंडिचर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जो देता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दोस एक्सपेंडिचर विच गिव्स बेनिफिट मोर देन 1 ईयर। पहली चीज मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर एक ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जो तो करने के लिए या नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस की इनकम को जनरेट करने के लिए किया जाता है। अब ये वो बात अलग है कि ये बेनिफिट देता है 1 साल से ज्यादा का। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूं, एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं, लैंड एंड बिल्डिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी, उसमें सारा स्टूडियो वगैरह बना रखा है, वहीं को कहीं ना कहीं वो रिवेन्यू को अर्न करने के लिए, कहीं ना कहीं रिवेन्यू को अर्न करके यूटिलाइज तो हो रहा है ना। तो ऐसा एक्सपेंडिचर, बस इतना याद रखो, जो ऐसा एक्सपेंडिचर है जो 1 साल से ज्यादा का बेनिफिट देता है। अब ये देखो, इट रिप्रेजेंट एक्सपेंडिचर इंकर फॉर द पर्पस ऑफ एक्वायरिंग। इसका एग्जांपल दे रहा है, एक्वायरिंग एसेट इज इंटेंड टू बी यूज ओवर लॉन्ग टर्म ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। लॉन्ग टर्म अर्निंग प्रॉफिट। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर दे रखा है अमाउंट पे टू बाय अ कंप्यूटर ऑफिस यूज के लिए, तो ये क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ये टाइम एक्सपेंडिचर में भी इंकर इनहांसिंग ऑफ द प्रोडक्शन कैपेसिटी। आपने ऐसा एक्सपेंडिचर कर दिया जिससे आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गई, यानी पहले 100 यूनिट बनती थी, अब बनती हैं कितनी, 1,000 यूनिट। आपने कुछ खर्चा कर दिया, तो वही चीज़ है। जैसे कि मान लेते हैं कैपेसिटी ऑफ द मशीन इज ऑल्सो कैपिटल एक्सपेंडिचर फ्रॉम पार्ट ऑफ द, कह रहा है एसेट का पार्ट होता है, ठीक है जी। यहाँ तक कहानी आपको समझ आई। चलिए, यहाँ तक कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हो गया हमारा। उसके बाद रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के लिए करा जाए। जैसे कि मान लो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस मतलब जो नॉर्मल बिजनेस है उसको करने के लिए, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं कोचिंग चलाता हूँ। अब कोचिंग चलाने के लिए मान लो रेंट मेरे को देना पड़ता है बिल्डिंग का, तो वो क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है जी। और भी हम बात करें रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की, अगर मान लो मेरे को बच्चों को नोट्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं, तो उसके बिना तो मेरा काम ही नहीं चल सकता। तो ऐसे खर्चे जो 1 साल तक के बेनिफिट देते हैं वो क्या देते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर कहता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कहता है देयर रिप्रेजेंट एक्सपेंडिचर इंकर अर्न रिवेन्यू फ्रॉम द करंट पीरियड। वही बात लिखी हुई है। फिर कहता है द बेनिफिट रिवेन्यू एक्सपेंडिचर गेट एग्जॉस्ट विद इन
क्लियर। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर दे दिया, रिपेयर है, इंश्योरेंस है, सैलरी है, वेजेस है, एम्प्लॉई है, ट्रैवल एक्सेट्रा, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रिडक्शन ऑफ प्रॉफिट और सरप्लस ऑन फॉर्म ऑफ इनकम स्टेटमेंट। ठीक है जी। आई थिंक यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर है जो आपका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस को कमाने के लिए, प्रॉफिट को कमाने के लिए जो किया जाता है विद इन 1 ईयर। बैलेंस शीट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसमें दो टाइप के बैलेंस होते हैं, एसेट और लायबिलिटी का। ये तो आप मुझसे बहुत ज़्यादा जानते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो फाइनेंशियल पोजीशन बताते हैं बिजनेस किसी पार्टिकुलर डेट पर। ठीक है जी, इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा क्योंकि उम्र हो गई काफ़ी ये करते करते, बैलेंस शीट और लायबिलिटी करते करते। प्रॉफिट और लॉस कह लो या इनकम स्टेटमेंट कह लो, एक ऐसा स्टेटमेंट होता है, एक ऐसा अकाउंट होता है जो हमें बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस बताता है। ठीक है जी। ट्रेड डिस्काउंट एक ऐसा डिस्काउंट होता है जब हम हग क्वांटिटी लेते हैं, यानी बहुत ज़्यादा ह्यूज क्वांटिटी लेते हैं, वहाँ पर सप्लायर हमें ट्रेड डिस्काउंट देता है। लेकिन ये ट्रेड डिस्काउंट बुक में रिकॉर्ड नहीं होता। ठीक है जी, तो इसकी बिल्कुल टेंशन मत लेना, बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मैंने कहा कि भैया मैं एक क्वांटिटी लेना चाहता हूँ, तो एक क्वांटिटी उसने बताया 1000 रुपये की है। क्या भाई, मैं 1000 क्वांटिटी लेना चाहूँ, 1000 × 1000 10 लाख। ठीक। अब 10 लाख को कहता है कि एक काम करो, मैं आपको 30% डिस्काउंट दूंगा, यानी 7 लाख की आप पेमेंट कर दो, यानी 30 लाख का जो डिस्काउंट है वो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता, उसको बोलता है ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है जी। उसके बाद है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट का मतलब क्या है? कैश डिस्काउंट का मतलब यहाँ पर एग्जांपल समझते हैं। मान लो ये आप हो, ये आपका डेटर है, डेटर। अब डेटर हो और ये आप हो, अब आपने सेल कर दी डेटर को, मान लो 10 लाख की सेल कर दी। ठीक है। अब डेटर ने 2 महीने का पीरियड लिया हुआ है, 2 महीने में पे कर दूंगा, मान लो फिर भी नहीं कर रहा है, और हमें इसकी इंटेंशन समझ आ रही है। हमने कहा भैया 10 लाख देना है ना आपको, एक काम करो आप कैश पेमेंट कर दो इमीडिएटली, अभी पे कर दो, 2 महीने से पहले पे कर दो, तो हम आपको 2 लाख का, चलो 2 लाख का डिस्काउंट दे देंगे। तो ऐसा डिस्काउंट जो कैश पर मिलेगा उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। यानी जब भी कैश की पेमेंट होगी, ऐसा डिस्काउंट क्या होगा? कैश डिस्काउंट होगा। ठीक है ना। तो चलिए, ये पार्ट मैं यहीं पर रखता हूँ और आप मेरे को कमेंट में बताते रहिए पार्ट आपको कैसा लगा। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।